लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और 6 बड़े राज्यों में पूरे समीकरण बदल गए हैं। हरियाणा, यूपी में बीजेपी को झटका लगा है, राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया है और चुनावों से पहले सब कैसे पलट गया है वही आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जानने वाले हैं। पहला है, हरियाणा में बीजेपी को झटका कैसे लगा, क्यों बीजेपी के दिग्गज सांसद अपने पिता के साथ जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरा, यूपी में दिग्गज नेता कांग्रेस में क्यों शामिल हो गए। तीसरा, राजस्थान में बड़े नेताओं ने, बड़े कांग्रेस दिग्गजों ने बीजेपी क्यों में शामिल हो गए जाके। चौथा, महाराष्ट्र, बिहार में एनडीए मुश्किल में क्यों है, सीट बंटवारे पर अभी भी क्यों पूरा मामला अटका हुआ है और ऐसी खबरें क्यों उठ रही हैं कि शिंदे एनडीए से अलग हो सकते हैं। पांचवा, अचानक ईसी के इस्तीफे पर क्यों घिरी बीजेपी। अचानक अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दे दिया है और अब आपको ये जानकर एकदम शॉक हो जाएंगे आप कि अब जो ये चुनाव होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनके देखरेख में होंगे, क्योंकि दो उनके राइट और लेफ्ट हैंड है वो तो अब है ही नहीं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये जानने वाले हैं। और बंगाल में भी पूरी की पूरी 42 सीटों पर ममता बनर्जी ने रैंप वॉक करवाकर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। उसमें भी कुछ हाइलाइट्स हैं, उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स है जो आप आज के शो में जानने वाले हैं और ये सबसे बड़े फेरबदल के तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि हरियाणा में बीजेपी को झटका कैसे लगा है। तो देखिए, हिसार से जो बीजेपी सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 2019 में बृजेंद्र 3 लाख वोटों से जीते थे। किससे जीते थे? दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस। देखिए, 2019 में ये स्थिति थी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, वो आम आदमी के साथ गठबंधन में थी और कांग्रेस अलग से लड़ रही थी। तो 2019 में बृजेंद्र ने 3 लाख वोटों से हरा दिया था दुष्यंत और आईएनसी से, क्योंकि ये बीजेपी से लड़े थे। नौकरशाह से नेता बने थे बृजेंद्र सिंह और अब जाके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी अब ये माना जा रहा है कि बेटे के बाद वो भी जाके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और मैं आपको ये और बता दूं कि पिता बीरेंद्र भी फिर होंगे कांग्रेस में शामिल। ये पहले मैं आपको बताऊं 2014 के इलेक्शन में पहले ये कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में इनको केंद्रीय मंत्री का पद मिला और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन अब वापस से ये पूरा मामला उठ गया है कि पहले अब वो वापस से कांग्रेस में जा सकते हैं। 2023 में दी थी उन्होंने, 2023 में जिंद में एक रैली थी और उन्होंने बीजेपी को ये चेतावनी दी थी कि ये जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है इसको मैं कबूल नहीं करता हूं। आप या तो जेजेपी के साथ रहिए या तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये उन्होंने चेतावनी दी थी 2023 में ही और अब उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और अब देखिए, 2014 में बीरेंद्र ने रैली करके कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। मैं आपको बता चुकी हूं कि 2014 में वो कांग्रेस में थे, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ी रैली की और उसके बाद जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब जानकार यही जो कयास लगा रहे हैं कि अब की बार भी वो यही कर सकते हैं कि वापस जो हमको कांग्रेस में घर वापसी करनी है तो शायद एक बड़ी रैली करके जो पिताजी हैं वो वापस से कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि बेटे तो जा ही चुके हैं। बीजेपी ने भेजा आरएस, बनाया केंद्रीय मंत्री। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो उनको राज्यसभा भेजा गया था और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 2019 में सारी 10 सीटें पर बीजेपी जीती थी। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत ली थी। लेकिन अब ये जो हिसार सीट है और जो ये रोहतक सीट है, इस पे मामला फंस गया है, क्योंकि जो हिसार है वो इनका अच्छा खासा गढ़ है। किनका? ये बीरेंद्र और विजेंद्र का। तो अगर अब ऐसा हो जाता है तो ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो हिसार सीट है वो आपकी अटक जाती है, क्योंकि कांग्रेस में जाके शामिल हो गए हैं। और दूसरी रोहतक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं 2019 के नतीजे देखती हूँ तो रोहतक में केवल जो बीजेपी प्रत्याशी जीता था वो 7,000 वोट से जीता था। और किसको हराया था? कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो अब ये जो 2 सीटें हैं वो हरियाणा में बीजेपी को झटका दे सकती है। अब दूसरा आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता कांग्रेस में क्यों शामिल हो गए हैं। तो देखिए, अमन मणि त्रिपाठी हुए कांग्रेस में शामिल। और कौन है अमन मणि त्रिपाठी? ये बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, पूर्व मंत्री के बेटे हैं अमन। तो आप एक बार देख लीजिए कि अमन जो है वो बेटे हैं और जो अमर मणि है वो पिता हैं। पिता और माँ
मधुमिता हत्याकांड में शामिल है। इसके पीछे की कहानी वैसे तो यूपी में कई लोगों को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मधुमिता हत्याकांड हुआ था जिसमें नाम आया था बाहुबली अमन मणि और उनकी बीवी का। तो हुआ ये था कि इनका अफेयर था मधुमिता से और वो गर्भवती थी, 7 महीने का उनके पास गर्भ में बच्चा था और इस सब को लेकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और इसमें नाम किसका आया था? बाहुबली अमन मणि और उनकी बीवी का। तो पिता और माँ, जो अमन की पिता और माँ हैं, उनका मधुमिता हत्याकांड में नाम शामिल था। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं अमन मणि त्रिपाठी, जो कि बाहुबली के बेटे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विधायक थे पहले, तो इनको पहले समाजवादी पार्टी से टिकट मिला लेकिन वो हार गए। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि इनका खुद का भी नाम अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में आया था, तो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद वो निर्दलीय लड़े और फिर जीत गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर ये जाके बीएसपी में शामिल हो गए थे, यानी मायावती की पार्टी में, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बीएसपी से भी ये निकाल दिए गए थे। और अब जो ये जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस इनको महाराजगंज की सीट से चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि अभी जो अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ है, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस के खाते में महाराजगंज की सीट आई है। और अब इसी सीट से ये जो अमन मणि त्रिपाठी हैं वो लड़ सकते हैं और अभी वहां पर मौजूदा बीजेपी एमपी हैं, तो उनको टक्कर दे सकते हैं। 2017 में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 2017 में सपा ने टिकट दिया, पत्नी की हत्या में जेल ये गए थे और उसके बाद सपा ने टिकट नहीं दिया था। तो ये पूरा मामला है। तो यूपी में भी कहीं ना कहीं ये जो महाराजगंज की सीट है और जो ये पूरा समीकरण है, और अब जाके ये जो अमन मणि त्रिपाठी हैं जिनका काफी दबदबा है यूपी में, वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और अब इसमें बीजेपी महाराजगंज सीट के लिए क्या करती है वो देखना दिलचस्प होगा। अब तीसरा आ जाइए कि सिर्फ कांग्रेस में ही जाके दिग्गज नेता शामिल नहीं हुए हैं, इधर राजस्थान में बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक तो सबसे पहले हैं गहलोत के करीबी पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। नागौर के जाट नेता और बहुत ही कद्दावर जाट नेता हैं, वो पूर्व एमएलए रिचपाल मिर्धा, वो भी जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजयपाल मिर्धा के साथ साथ 25 लोग हैं, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो भी आज जाके बीजेपी में शामिल हो गए। उनमें से एक पायलट के करीबी पूर्व एमपी खिलाड़ी लाल भैरवा भी जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और उन लोगों ने शामिल होते वक्त क्या कहा है कि कांग्रेस ने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। हमारी आत्मा के अंदर से आवाज आ रही थी कि अब हमें मोदी जी के विजन में साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो बर्बाद करी। जितने भी आज जाके उन्होंने बयान दिए हैं बीजेपी में शामिल होकर, तो उनका जो निचोड़ है वो यही है कि हम वहां पर, हमको कांग्रेस में घुटन हो रही थी और अब हम मोदी जी के साथ अब देश का उद्धार करने वाले हैं। रणधीर सिंह भिंडर पत्नी के साथ हुए शामिल, ये जनता सेना के हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने 11 साल का इंतजार किया है, यानी 11 साल वनवास काटा है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनता सेना, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं गया, और अब वो पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आप देखिए कि राजस्थान में कैसे चुनावों से ठीक पहले समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में चले गए हैं। अब चौथा आ जाइए कि महाराष्ट्र बिहार में एनडीए मुश्किल में क्यों है। देखिए, मैं इस पे अलग अलग शो भी पहले बना चुकी हूँ और आपको महाराष्ट्र के समीकरण और बिहार के समीकरण बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो अब तक भी यही है कि महाराष्ट्र में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार अभी तक महाराष्ट्र में सीटों पर अटके हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मंडे को ये तीनों जने, यानी शिंदे, अजीत, फडणवीस, ये तीनों जन दिल्ली में मिलने वाले हैं। अब जो इनका सीट फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं ऐसा निकल कर आ रहा है सूत्रों के हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि शिंदे को तो 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, अजीत पवार को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, और बीजेपी को
34 से 36 सीटें मिल सकती हैं। कितनी कुल सीटें हैं महाराष्ट्र में? 48। और देख लीजिए बीजेपी को 34 से 36 सीटें मिल सकती है और शिंदे के हाथ में बस 10 से 12 सीटें आएंगी। और इसलिए शिंदे इस बात पे चिढ़े हुए हैं। लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं एनडीए गठबंधन से अलग ही ना हो जाए शिंदे। बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी की नजर चिराग पासवान पर है। उन्होंने ऑफर दे दिया है चिराग पासवान को कि अगर वो महागठबंधन में आ जाते हैं तो उनको 6 सीटें तो बिहार में देंगे ही देंगे, बाकी यूपी में भी 2 सीटें ले लो आप, और इसके बाद आप बिहार में भी जो बाहर है आप हमसे सीटें ले लो। तो आप कहीं ना कहीं तेजस्वी ने एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है, क्योंकि एनडीए में इतने साथी हैं। इस पे भी मैं आपको एक पूरा शो करके बता चुकी हूँ कि इतने सारे साथी हैं, इतनी सारी, आप अगर अपनी ही जदयू है, नीतीश कुमार हैं, बीजेपी को टिकट चाहिए, फिर आपके पास चिराग पासवान है, फिर आपके पास पशुपति पारस है, तो हम किन किन को टिकट दोगे? तो बिहार में अभी मामला बहुत उलझा हुआ है। और चिराग पासवान ने तो अब ये भी कह दिया है, एक नई सीट पर वैशाली से उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। देखिए, जमुई से वो सांसद हैं, हाजीपुर पे वो अपने चाचा पशुपति पारस के साथ लड़ रहे हैं, और अब जो अभी ताजा रैली हुई है उसमें ये भी कह दिया है कि वैशाली में भी मैं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब बिहार में जो तेजस्वी ने भी उनको ऑफर दे दिया है, अगर वो चिराग पासवान जाके महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए की मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ जाएगी। सूत्रों से एक और खबर आई है कि वीआईपी के मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, और अगर मुकेश सहनी शामिल हो जाते हैं तो आप सोचिए कि अब सीट बंटवारा कैसे और कितनों में होगा, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी, कितने ये छोटे दलों को मिलेगी, और कितनी नीतीश कुमार को मिलेगी। तो देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में बहुत मामला उलझा हुआ है। ये देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है, वीआईपी के मुकेश सहनी एनडीए में होंगे शामिल। और बंगाल में रैंप वॉक करवाकर ममता बनर्जी ने, पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि रैंप वॉक करवाकर अपने सारे उम्मीदवारों के नाम उन्होंने घोषित किए हैं। उसके विजुअल्स में साइड में चला देती हूँ कि कैसे खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है और वो आगे आगे चल रही हैं। पीछे उनके 42 उम्मीदवार चल रहे हैं, उसकी लिस्ट मेरे हाथ में है। सबसे पहले आप विजुअल्स देखिए और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आखिर कौन से नए चेहरे इस बार ममता दीदी ने उतारे हैं। तो आपने विजुअल्स देखे, तो ये तो बात साफ है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से तो नाता तोड़ दिया है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि जितनी भी बंगाल की 42 सीटें हैं उन पे हम अकेले लड़ेंगे, यानी टीएमसी अकेले लड़ेगी। और अब ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो गई है उससे साफ हो गया है कि ना तो लेफ्ट से गठबंधन है, ना ही कांग्रेस से है, और ये 42 सीटें ये मेरे हाथ में है। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें देख लीजिए कि बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा गया है, और किसके खिलाफ उतारा गया है? अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। फिर आगे बढ़िए, कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा पे एक बार फिर से, आपको पता है महुआ मोइत्रा विवादों में घिरी रही हैं अभी पिछले कुछ टाइम से, और एक बार फिर से दीदी ने उन पर भरोसा किया है और उनको कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को उतारा है। फिर आप आगे बढ़िए, ये जो बशीरत सीट है जहां पर नुसरत जहां, आपने नाम सुना होगा, टीएमसी की लीडर है, जो वहां से उनको टिकट था तो उनका पत्ता साफ करके एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है, जो कि है हाजी नूरुल इस्लाम, और ये वही इलाका है जो संदेश खाली में पड़ता है। तो मतलब संदेश खाली वाले इलाके से, जिसमें विवाद अभी बीजेपी ने टीएमसी को घेर रखा है, वहां से ममता बनर्जी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट यानी हाजी नूरुल इस्लाम को उतारा है। फिर आप आगे बढ़िए, अभिषेक बनर्जी उनको उतारा है डायमंड हार्बर से। फिर आप आगे देखिए, कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से, और शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से। देखिए, ये आसनसोल वाली जो सीट है वो तो पहले से ही डिसाइडेड थी। आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को पहले वहां से टिकट दिया और फिर पवन सिंह ने अगले ही दिन उसको वापस लौटा दिया। उनकी कुछ ऐसी आपत्तिजनक वीडियोस वायरल हो गई थी। उसके बाद पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, एक तरफ भोजपुरी एक्टर, दोनों ही बिहारी बाबू वर्सेस में पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन जैसे उन्होंने टिकट वापस लिया तो बीजेपी का अभी तक नया कैंडिडेट वहां पे घोषित नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ पर उतार दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ लेना बहुत जरूरी थे। और पांचवी खबर यह है कि अचानक ईसी के इस्तीफे पर क्यों घिर गई है बीजेपी। आप ये सोचिए कि चुनाव एकदम सर पर हैं, शायद 1-2 हफ्ते बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा,
लेकिन उससे ठीक पहले जो चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल, वो इस्तीफा दे देते हैं। अभी 3 साल बचे हैं उनके रिटायरमेंट के लिए, लेकिन वो 3 साल पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, नवंबर 2022 में वो नियुक्त हुए थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, क्योंकि ये हुआ था वो नौकरशाह थे। तो तुरंत उधर जो है उन्होंने वहां पे खुद से वीआरएस लिया और उसके अगले ही दिन वो चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्वेश्चन उठाया था कि इतनी जल्दीबाजी क्यों की है। ये पूरे विवाद में आने के बाद अब 2027 में उनका जो है पूरा ये कार्यकाल खत्म होना था चुनाव आयुक्त के तौर पर, लेकिन उससे ही पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है किस दबाव में इस्तीफा दिया है। अब आप देख लीजिए कि 3 जने होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उनके आजू बाजू 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो एक इलेक्शन कमिश्नर का तो कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया और आज अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि क्या अब पूरा ये जो मामला होने वाला है, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कराएंगे। देखिए, सीईसी राजीव कुमार के बाद लाइन में अरुण थे, अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार। और इनके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर किनको बनना था? अरुण गोयल को बनना था, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। और अब कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं मोदी सरकार के दबाव में आके आपने ये किया है, कहीं आप बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो। पूरा विपक्ष इस पे हमलावर है, चाहे आप ओवैसी ले लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी ले लीजिए। कोई तो ये कह रहे हैं कि चुनाव में दबाव बना रही होगी बीजेपी और इन्होंने सोचा होगा कि मैं गलत काम तो नहीं करूंगा, इसलिए इस्तीफा दे दिया। कोई ये कह रहे हैं कि अब जाके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जैसे कोलकाता हाईकोर्ट के जज शामिल हो गए। और ये सारी चीजें अब पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बाइट सुनाती हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए कि ये लीगल एडवाइजर हैं पहले इलेक्शन कमीशन की। वो कह रही हैं कि सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अगर चुनाव होता है तो डेमोक्रेसी के लेवल पर वो पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं आगे पोस्टपोन ना हो जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी राजीव कुमार, वो अकेले ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया हैंडल कर सकते हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ गई है कि 15 मार्च से पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है 15 मार्च के बाद। तो उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त कर दिया जाएगा। और अब लोकसभा चुनावों से पहले इतनी बड़ी बड़ी खबरें, इतने बड़े बड़े उलटफेर आ रहे हैं कि आपको बताने में कि पूरा शो चला जा रहा है कि आपको कहां की चीजें बताई जाएं। तो देखिए, ये एक बड़ा अपडेट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो आई होप ये पूरा शो देखकर आपको पता चल गया होगा कि पूरे देश में और 6 बड़े राज्यों में क्या ताजे में सियासी उलटफेर हुए हैं और अब इस पे क्या अपडेट होता है। उसके लिए आपको न्यूज़ 24 देखना पड़ेगा, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।